हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 5 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी को हमारे साथ जो है 20 से 25 मिनट बने रहना है, जिसके अंतर्गत आप सभी को 50 करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 10 करंट अफेयर जो नए होंगे इसको हम पढ़ने वाले हैं, बाकी के 40 करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 5 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो मैक्सिको की पहली महिला के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो ये बनी है क्लाउडिया शिनबाम जी। ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है मोरेना पार्टी। क्या नाम है? मोरेना पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, ये आपको याद रख लेना है। और इनका कार्यकाल पूछे कब से स्टार्ट होगा? तो इनका कार्यकाल जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। 1 अक्टूबर 2024 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर प्रश्न में बात करें कि हल्ला टॉमस डॉटिर ये कौन है? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की? आइसलैंड की। कहाँ की? आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हल्ला टॉमस डॉटिर बनी है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? क्लाउडिया शिनबाम जी चुनी गई हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, जो ऑप्शन में दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन कौन है? हल्ला टॉमस डॉटिर के बारे में हमने बता दिया। ये जो है आइसलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। और जेनी अर्पनबेक को 2024 में जो है इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो जेनी अर्पनबेक जी को दिया गया है। जबकि बात करें कि क्लाउडिया गोल्डिन को, इन्हें जो है 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 का। ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है हमारा दूसरा, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो आपको बताना है कि चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार लैंडिंग करने वाला देश कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। अगर पूछे कि चीन जो है किस रॉकेट से लैंड किया है, तो उस रॉकेट का पहले नाम याद रख लेते हैं। रॉकेट का क्या नाम है? रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5 ये रॉकेट है। और इससे पूछे कि किस लैंडर को जो है लैंड कराया गया है, तो इस रॉकेट से जो है किस लैंडर को लैंड किया गया है चांद के पोल पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांग ई6 लैंडर का नाम है, ये आपको याद रख लेना है। और रॉकेट का क्या नाम है? तो लॉन्ग मार्च 5 ये रॉकेट का नाम है। ये जो है चांद के उस भाग पर लैंड किया है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और वहाँ से जो है चांद के जिस भाग में जहाँ पे अंधेरा रहता है उस भाग में ये लैंड करेगा। और इसके बाद यहाँ से नमूने कलेक्ट करके फिर वापस जो है कहाँ पर आएगा? पृथ्वी पर वापस आएगा। ये आपको याद रख लेना है। ये जो है ना कि लैंड किया है, बल्कि वहाँ से नमूने लेकर भी वापस धरती पर आने वाला है। ये दूसरी बार लैंड किया है। तो पूछे कि पहली बार कब लैंड कराया गया था? तो पहली बार चीन ने चांद मिशन भेजा था 2019 में। कब भेजा था? 2019 में भेजा था। और उस समय उस मिशन का नाम था चांग ई4 मिशन था। क्या था? तो चांग ई4 है। और इस समय कौन सा नाम रखा गया है? तो चांग ई6 रखा गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह है चांग ई6 मिशन, जो कि किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है। और किसका मिशन है? तो यह चीन का मिशन है। तीसरा प्रश्न हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में 21वीं सांगरी ला वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? सांगरी ला वार्ता की तर्ज पर हमारे भारत में एक डायलॉग हुआ था कुछ दिनों पहले, रायसीना डायलॉग। ठीक है, रायसीना डायलॉग जो है ये अगर पूछे ये कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। और आप सभी को बताना है कि इसमें जो है रायसीना डायलॉग में किस देश के प्राइम मिनिस्टर मुख्य अतिथि यानी गेस्ट बनाए गए थे। ठीक है, तो ये आप सभी को बताना है कि कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर जो है गेस्ट बनाए गए थे। तो बात कर रहे हैं 21वीं सांगरी
ला वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह सिंगापुर में आयोजित हुआ है, ये आपको याद रख लेना है। यह 31 मार्च से जो है 2 जून तक चला है, ठीक है। 31 मार्च से 2 जून तक चला है। और इसमें पूछे अगर भारत ने भाग लिया है तो इसमें इंडिया ने भाग नहीं लिया है। और अगर पूछे कि भारत ने पहली बार जो है सांगरी ला वार्ता में कब भाग लिया था, तो पहली बार भाग लिया था 2018 में पहली बार भाग लिया था। और इसमें स्पीच किसने दिया था? तो पीएम मोदी जी ने इसमें स्पीच दिया था, ये भी आपको याद रख लेना। अब की बार जो है इंडिया ने इसमें भाग नहीं लिया है, ये आपको याद रख लेना है। तो मैंने पूछा था कि रायसीना डायलॉग जो हुआ था न्यू दिल्ली में, उसमें किस देश के पीएम गेस्ट बनाए गए थे? तो ग्रीस के पीएम कौन बनाए गए थे? ग्रीस के पीएम जो है मुख्य अतिथि बने थे। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 21वीं सांगरीला ला वार्ता कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है, ठीक है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चौथे प्रश्न के बारे में देख लें। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा का प्रारंभ किया है? तो कासा जो है किस देश की पहली स्पेस एजेंसी बनाई जाएगी? तो यह दक्षिण कोरिया की बनाई जाएगी, ये आपको याद रख लेना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? के से हो जाएगा कोरिया, के से हो जाएगा कोरिया। इसके बाद है ए से हो जाएगा एरो स्पेस जो है इसका ए से मतलब हो जाएगा, और एस से हो जाएगा एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, कोरिया एरो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसको किसने स्थापित किया है? तो दक्षिण कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने स्थापित कराया है, और इनका नाम क्या है? यू सुक यूओल, ये जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रख लेना है। और इन्होंने कहा है कि 2045 तक जो है कासा को जो है अपना मिशन जो है कहाँ पर भेज देना है? मार्स ग्रह पर भेज देना है, ठीक है। मार्स प्लैनेट पर यानी मंगल ग्रह पे अपना मिशन भेज देना है। ये किसने कहा है? यूसुक यूओल ने कहा है। कब तक? 2045 तक। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कासा जो है पहली बार स्थापित की गई है किस देश की एजेंसी? तो दक्षिण कोरिया की। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो आप सभी को थोड़ा सा इसमें जानकारी देख लेते हैं। जैसे स्पेस एजेंसी है तो विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। जैसे है नासा, अगर पूछे किस देश की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जो है किस देश की है, इसरो अगर पूछे किस देश की है तो इसरो किसकी है, और रॉस कॉस्मॉस किसकी है? तो नासा किसकी है? तो यह यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जो है यह जापान की स्पेस एजेंसी है, और इसरो आप सभी को पता है किसकी है, तो यह अपने इंडिया की है। और रॉस कॉस्मॉस ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह रूस की है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें, इसरो के बारे में अगर जानकारी देखें तो इसरो की अगर पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद अगर पूछे कि इसरो अपना जो मिशन होता है कहाँ से स्थापित करता है, कहाँ से प्रक्षेपित करता है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है, ये आपको याद रख लेना है। और वर्तमान में अगर पूछे इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसरो के हेड कौन है, तो इसरो के हेड हैं एस सोमनाथ जी। कौन है? एस सोमनाथ जी जो है इसरो के हेड है। और पूछे एस सोमनाथ जी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है शेर जिसने चांदनी पीली। शेर जिसने चांदनी पीली, यह इनकी आत्मकथा है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो यह है इसरो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। एक और जानकारी बता दें अगर कि चंद्रयान थर्ड मिशन था, ये इसरो ने कब भेजा था? चंद्रयान थर्ड मिशन इसरो ने कब भेजा था? तो 14 जुलाई को 2023 में भेजा था, ठीक है। कब भेजा था? तो 2023 में भेजा था। और अगर पूछे कि चांद के जो मून है, मून के साउथ पोल पर, ठीक है, SOUTH साउथ पोल पर कब लैंड किया था? तो चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को जो है ये लैंड किया था। और इसीलिए हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। और चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला अगर पूछे विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, तो वह भारत बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पाँचवें प्रश्न के बारे में अगर देखें तो हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है?
तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है, मुकेश अंबानी या गौतम अडानी। इसके बारे में देखते हैं, एक रिपोर्ट जारी की गई है ब्लूमबर्ग। कौन सी रिपोर्ट है? ब्लूमबर्ग यह रिपोर्ट जारी की गई है, ये आपको याद रख लेना है। फिर से देख लेते हैं, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जो है जारी की गई है, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जारी की गई है। और यह कब जारी की गई थी? तो 2 जून को जारी की गई है यह रिपोर्ट, ये आपको याद रखना है। और इस रिपोर्ट में जो है क्या बताया जाता है कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो वर्ल्ड में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो अगर बात करें गौतम अडानी, ये जो है पूरे विश्व में किस नंबर पर है? तो 11वें नंबर पर कौन है? गौतम अडानी है। जबकि 12वें नंबर पर पूछे कौन है, तो 12वें नंबर पर मुकेश अंबानी है। तो 11वें नंबर पर गौतम अडानी और 12वें नंबर पर मुकेश अंबानी है। लेकिन अगर पूछे अगर पूरे विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो इनकी कंपनी का नाम है LVMH, इनकी कंपनी का नाम है। और इनका नाम क्या है? बर्नाल्ड अर्नाल्ड। क्या नाम है? बर्नाल्ड अर्नाल्ड जो है इनकी ये हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बर्नाल्ड अर्नाल्ड जी हैं और इनकी कंपनी का नाम है LVMH, इनकी कंपनी का नाम है। तो ये विश्व के सबसे पहले नंबर पर सबसे अमीर हैं। और विश्व में 11वें नंबर पर गौतम अडानी, 12वें नंबर पर कौन है? मुकेश अंबानी है। लेकिन अगर पूछे भारत में सबसे अमीर कौन है, तो पहले नंबर पर गौतम अडानी हो गए हैं और दूसरे नंबर पर कौन हो गए हैं? तो मुकेश चच्चा हो गए हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। एशिया के सबसे अमीर कौन बने हैं? गौतम अडानी बन गए हैं। इनमें से मुकेश अंबानी जी ये हैं और गौतम अडानी जी ये हैं, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स देख लेते हैं कि इसमें भारत की रैंक क्या है। जैसे देखते हैं कि 93 स्थान जो है भारत के किस में है? 134, इसमें भारत की रैंक क्या है? 108, इसमें भारत की रैंक किस श्रेणी में है? और 39, इसमें भारत की रैंक क्या है? एक और लिख लेते हैं, 111 स्थान किस में है भारत की, इसके बाद 126 स्थान किस में है? तो 93 स्थान आप सभी को बताना किस में है? तो करप्शन में है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93। 134 स्थान किस में है? तो HDI में है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134। 108 स्थान किस में है? तो लैंगिक असमानता में है, लैंगिक असमानता में भारत की रैंक है 108। 39वें स्थान किस में है? तो यात्रा और पर्यटन में, यात्रा और पर्यटन में जो है भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 39। 111वां किस में है? तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। 126 किस में है? तो 126 है पीस इंडेक्स में, पीस इंडेक्स में, ये आपको याद रख लेना है। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत की रैंक है 126। तो पीस और हैप्पी दोनों में भारत की रैंक है 126, ये आपको याद रख लेना है। और तीसरा स्थान पूछे किस में है? तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे इंटरनेट शटडाउन में भारत की रैंक कौन सी है? तो पहला स्थान है, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते तो प्रश्न हमारा छठा, हाल ही में चर्चा में रहे जीरो डेब्रीज चार्टर का संबंध किससे है? तो डेब्रीज का क्या मतलब होता है? जो अंतरिक्ष में मलबा कलेक्ट हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कि स्पेस सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं, स्पेस जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उसके माध्यम से जब उनका काम समाप्त होता है तो वो अंतरिक्ष में ऐसे इधर उधर फ्लोटिंग यानी तैरते रहते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? डेब्रीज बोला जाता है। जो अंतरिक्ष का कचरा होता है उसे डेब्रीज बोला जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो जीरो डेब्रीज चार्टर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अंतरिक्ष मलबा कम करना इसका उद्देश्य है। तो इसको किसने शुरू किया है? तो इस चार्टर को शुरू किया गया है यूरोपियन एजेंसी के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। कौन सा शुरू किया गया है? जीरो डेब्रीज चार्टर शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष से कचरा कम करना इसका उद्देश्य रखा गया है। और 2030 तक जो है अंतरिक्ष से जीरो कार्बन एमिशन करना है, यानी कि शून्य कचरा कर देना है। और इसमें अगर पूछे कि इस मिशन में कितने देशों ने साइन किया है, तो 12 देशों ने इसमें साइन किया है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो जीरो डेब्रीज चार्टर किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतरिक्ष मलबा कम करना इसका उद्देश्य रखा गया है। और इसको किसने स्थापित किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्थापित किया है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र कब हुआ था? थोड़ा लिखेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग जो है घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो यह घोषणा पत्र हुआ था 29 जुलाई को, 29 जुलाई 2010 को हुआ था।
और अगर पूछे कि 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। इसलिए जो है अगर पूछे कि सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो टाइगर रिजर्वेशन से संबंधित है, ये आपको याद रख लेना है। और 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। ब्लेचले घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ब्लेचले घोषणा पत्र कब हुआ था, तो पहली बार हुआ था 2023 में। और ये कहाँ हुआ था, जो ब्लेचले स्थान पर हुआ था, जो कि कहाँ है, ब्रिटेन में है। और ब्लेचले घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो AI सेफ्टी से संबंधित है। AI यानी आर्टिफिशियल समिट से जो है यह संबंधित है, ये आपको याद रख लेना है। सेकेंड घोषणा पत्र की बात करें, थर्ड घोषणा पत्र हमारा बैंकॉक घोषणा पत्र। बैंकॉक घोषणा पत्र से अगर पूछे कि यह घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि इसके संस्था मतलब बैंकॉक घोषणा पत्र से एक संगठन की स्थापना की गई थी, उसका नाम है आसियान। आसियान की स्थापना अगर पूछे किस घोषणा पत्र से की गई थी, तो बैंकॉक घोषणा पत्र से की गई थी। और आसियान का अगर पूछे हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह जकार्ता में है। जकार्ता जो है किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा घोषणा पत्र देखते हैं, डॉल्फिन घोषणा पत्र। डॉल्फिन घोषणा पत्र यह किससे संबंधित है, या किस घोषणा पत्र से, यह बोगाटो घोषणा पत्र से संबंधित है। बोगाटो घोषणा पत्र से अगर पूछे किसका संरक्षण किया जाएगा, तो डॉल्फिन का संरक्षण किया जाएगा। और बोगाटो जो है पूछे कि यह घोषणा पत्र कहाँ हुआ था, तो यह कोलंबिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कोलंबिया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सातवें प्रश्न के बारे में देखें तो, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनी थी, जिनका भी हाल ही में सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रुचिरा कंबोज जी। इनके बारे में अगर अध्ययन करें तो UN में भारत की तरफ से, UNO में भारत की तरफ से पहली महिला अगर पूछे कि जो अस्थायी प्रतिनिधि बनाई गई थी, उनका नाम क्या है, रुचिरा कंबोज। अभी इन्हें जो है हाल ही में सेवानिवृत्त कर दिया गया है। UNO की बात करें जो है, इसमें जो है मुख्य कितने अंग होते हैं, तो इसमें 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, जिनमें से आप सभी को सिर्फ 3 महत्वपूर्ण अंग पढ़ना है। 3 महत्वपूर्ण अंग के बारे में आप सभी को बता देते हैं। UN महासभा एक होता है, UN महासभा। इसके बाद दूसरा हो जाएगा UN इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, UNO के महासचिव। ठीक है, UN के महासचिव अगर पूछे कौन है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। तो UN महासभा जो है, इसका अगर पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी विजय लक्ष्मी पंडित जी बनाई गई थी। और इसके बाद अगर पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है 78वें सत्र के कौन अध्यक्ष हैं, तो डेनिस फ्रांसिस है। कौन है, डेनिस फ्रांसिस है, ये आपको याद रख लेना है। इंटरनेशनल कोर्ट का अगर पूछे अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो नवाब सलाम है। कौन है, नवाब सलाम है, ये वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट के अध्यक्ष हैं। और अगर बात करें UN महासभा के UN महासचिव कौन बनाए गए हैं, तो वर्तमान में अगर पूछे कौन है और पहले कौन थे, इन दो चीज़ के बारे में देखते हैं। तो पहले कौन थे, तो पहले थे ट्रिग बेली। कौन थे, ट्रिग बेली जो है ये पहले थे। और ये इनका संबंध किस देश से है, तो ये नॉर्वे के थे। और इसके बाद वर्तमान में पूछे कौन है, तो पुर्तगाल के वर्तमान में UN महासचिव बनाए गए हैं। पुर्तगाल के कौन हैं, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि वर्तमान में UN महासचिव बनाए गए हैं। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं, तो रुचिरा कंबोज जी हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हैं रुचिरा कंबोज जी, आपको याद रख लेना है। बाकी के 2 ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे हमारा पायल कपाड़िया जी के बारे में देख लेते हैं। इन्हें अभी जो है फ्रांस में आयोजित एक कांस फिल्म महोत्सव हो रहा था। और इन्हें जो है पायल कपाड़िया जी को फिल्म निर्माता में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का पुरस्कार मिला है। तो फिल्म निर्माता के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो पायल कपाड़िया जी को दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें कि राधिका सेन जी को UNO के द्वारा जो है मिलिट्री एडवोकेट अवार्ड दिया गया है। मिलिट्री एडवोकेट अवार्ड किसे दिया गया है, यह दिया गया है राधिका सेन जी को। और इनका संबंध अगर पूछे किस राज्य से है, तो यह हिमाचल प्रदेश की हैं। और इसके बाद ये कहाँ पर कार्यरत हैं, ये कहाँ पर कार्य कर रही हैं, तो जायरे देश में कार्य कर रही हैं, जिसे कांगो गणतांत्रिक देश भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8वां प्रश्न के बारे में देख लेते हैं।
सॉरी, हाल ही में हैदराबाद की पूर्णतः राजधानी बना है। तो हाल ही में हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना की। सॉरी, अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश जो है ये भाषाई आधार पर पहली बार कोई राज्य अगर भारत में बना था भाषाई आधार पर, तो वह बना था आंध्र प्रदेश। और कब बना था? तो 1953 में बनाया गया था, ये आपको याद रख लेना है। लेकिन जो है 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से जो है एक राज्य अलग करके बना दिया जाता है, तेलंगाना। कौन सा राज्य बना दिया जाता है? तो तेलंगाना राज्य बना दिया जाता है। और इसके बाद ये बताया गया था कि 10 साल के लिए, कितने 10 ईयर के लिए इन दोनों की राजधानी क्या रहेगी? इन दोनों की राजधानी रहेगी हैदराबाद। तो आप देख सकते हैं कि 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो है 10 साल पूरे हो जाते हैं। तो अब कह रहा है का मतलब इसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो है अलग अलग राजधानी हो जाए। तो अब तक तो दोनों की एक ही राजधानी थी, हैदराबाद। तो इसमें कहा गया है कि जो तेलंगाना की राजधानी है क्या बना दिया गया है? तेलंगाना जो है की राजधानी जो है हैदराबाद बना दी गई है। और जो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनाई गई है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम बना दिया गया है। कुछ दिनों पहले चर्चा हो रहा था अमरावती को लेकर कि जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बना दिया जाए, लेकिन जो है आंध्र प्रदेश को नहीं, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती को ना बना के विशाखापत्तनम को बना दिया गया है। और जो अमरावती था इसे जो है आंध्र प्रदेश का इसमें हाई कोर्ट स्थापित कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो तेलंगाना जो है इसकी राजधानी का नाम हैदराबाद हो जाता है, आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम विशाखापत्तनम हो जाता है। जो ये है हमारा अमरावती, यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट स्थापित कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। भाषाई आधार पे अगर पूछे कि पहली बार जो है भारत में किस राज्य का निर्माण किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का किया गया था 1953 में। तेलंगाना का निर्माण कब किया गया था? तो 2 जून 2014 को किया गया था। आंध्र प्रदेश से काटकर एक नया राज्य बनाया गया था। और जब यह बनाया गया था तेलंगाना, तो उस समय पर भारत का जो है ये 29वां राज्य बना था। हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है हमारा 9वें प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना, हाल ही में ये आप सभी को बताना है कि हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू किया है। तो इसको शुरू करने का उद्देश्य अगर पूछे क्या है, तो इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें जो है क्या करना है, इसको जो है इसमें मतलब बढ़ोतरी करने के लिए, जैसे कि नई मशीनों को इसमें स्थापित करना है। इसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मजबूत करना है और ज़मीन अवेलेबल करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए महाकृषि समृद्धि योजना किसने शुरू किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू करा है। इसमें जो है इन सभी को स्थापित करने के लिए जो है वित्तीय सहायता भी दी जाएगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। और इसमें जो है क्या दिया जाएगा? वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और यह सहायता कब तक दिया जाएगा? तो 10 साल तक जो है 10 साल के लिए इसमें लोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा। जो भी महाकृषि समृद्धि योजना के तहत जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी, उसके लिए जो है 10 साल के लिए लोन कौन देने वाला है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र देने वाला है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? महाकृषि समृद्धि योजना किस बैंक से संबंधित है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से संबंधित है। हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है 10वां, जो कि आखिरी प्रश्न है। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किसने शामिल किया है? अभी जो है छुट्टियां चल रही हैं, तो इसके लिए जो है केरल सरकार ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल कर दिया है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्कूली सिलेबस में जो है क्या शामिल कर दिया गया है? AI शामिल कर दिया गया है। ये आपको याद रख लेना है। किसे शामिल कर दिया गया है? तो AI को शामिल कर दिया गया है। ये आपको याद रख लेना है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल, और यह आई का मतलब हो जाता है इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसका यह फुल फॉर्म हो जाता है। और आप सभी को पता है कि पहली जो टीचर लॉन्च हुई थी AI आधारित जो है पहली टीचर जो है कहाँ लॉन्च की गई थी? तो यह केरल में भी लॉन्च की गई थी, मतलब कि केरल में ही लॉन्च की गई थी। और पहली स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किसने शामिल किया है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा केरल। तो पहली टीचर और पहली बार पाठ्यक्रम में AI को किसने शामिल किया है? तो केरल ने शामिल किया है। हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केरल हो जाएगा।
ये है AI टीचर। इसके बारे में अगर बात करें तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है आयरिस। क्या नाम है, आयरिस इनका नाम है, ये आपको याद रख लेना है। आयरिस इनका नाम है, जो कि केरल की पहली महिला AI टीचर बनाई गई हैं। इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी देखें तो देविका, देविका क्या है, ये सभी जो है AI से संबंधित है। देविका क्या है, देविका जो है यह पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बनाई गई है, तो यह बनी है, तो देविका इनका नाम है। इराह क्या है, इराह जो है यह भारत की पहली फिल्म है। AI आधारित फिल्म कौन सी है, तो यह है इराह। ठीक है, आयरिस मैंने बता दी, आयरिस क्या है, तो आयरिस है पहली टीचर। पहली टीचर जो है कौन है, आयरिस है। और विक्टोरिया सी, विक्टोरिया सी के बारे में अगर बात करें, विक्टोरिया सी क्या है, तो विक्टोरिया सी यह पहली, विक्टोरिया सी क्या है, तो यह पहली राजनयिक यानी पहली राजदूत कौन बनी है, तो विक्टोरिया सी बनी है। ये है राजदूत। और कहाँ पर ये है, कहाँ से लॉन्च की गई थी, तो पहली बार लॉन्च किया था यूक्रेन ने। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी नोट किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।